चलो, तो देखो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक वर्ड मतलब कंडक्टेंस, और टाइट्रेशन मींस एसिड बेस रिएक्शन, हाँ या ना। तो बेसिकली बच्चों, अब जो अपन टाइट्रेशन कर रहे थे उसमें अपन कंडक्टेंस को चेक कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो बेसिकली हम कंडक्टिविटी को प्लॉट कर रहे हैं इन केस ऑफ टाइट्रेशन। बात समझ आई? तो टाइट्रेशन के दौरान आयंस बनेंगे और आयंस की कंडक्टेंस को हम मेजर प्लॉट कर रहे हैं। अभी नोट्स मत लिखना आप लोग, मैं पढ़ा समझा देता हूँ, स्लाइड भेज दूंगा, लिख लेना फिर आप लोग, ठीक है? चलेगा? ठीक या है सर। नोट्स लिखना है? नहीं सर, अब भेज दो फिर लिख देंगे। हाँ। ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग टाइट्रेशन वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय अदर एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। सही बात है, टाइट्रेशन में यही हो रहा था। नीचे एसिड था, ऊपर से बेस में ला रहे थे, समय के साथ बदलाव हो रहा था आयंस में। तो अब बच्चों, अपन ने क्या देखा कि कंडक्टेंस की जब बात हुई थी तो सबसे ज्यादा इन दो की होती है, H प्लस और OH माइनस आयन की। उसमें भी H प्लस की सबसे ज्यादा होती है जितने भी आयंस होंगे, क्योंकि सबसे हल्का है। सबसे ज्यादा दौड़ेगा वही, समझ गए? तो देखो, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये इमेज भेजी थी, याद है? ये ऑर्डर लिखे थे आप लोगों ने? नहीं लिखे हो तो अब लिख लेना। तो कैटायंस में H प्लस की सबसे ज्यादा होती है, एनायंस में OH माइनस की, और उन दोनों में भी H प्लस की सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो मुझे बताइए, किसमें किसको ऐड करा, ये कैसे पता लगता है आप लोगों को? मैंने बताया था जुगाड़। एसिड में बेस को डाला या बेस में एसिड को डाला, ये कैसे पता लगेगा? जो ज्यादा है। नहीं। जो पहले लिखा है। नहीं। और बताओ, तुक्के मारो और। बोलो, याद है किसी को? जिसका अमाउंट ज्यादा है। नहीं। ये पता लगता है ग्राफ की एक्स एक्सिस से। इससे पता लगता है बच्चों, ग्राफ ग्राफ से। की एक्स एक्सिस। तो यहाँ अपने को समझ आ गया, NaOH को बाहर से ऐड कर रहे हैं और सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? HCl। HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग या वीक? अरे अब लिखो मत, इधर देखो, बोलो। बोलोगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। तो बताओ, Strong। कंडक्टिविटी भयंकर ज्यादा होगी या भयंकर कम होगी शुरुआत में? ज्यादा मैक्सिमम, हो गए। क्योंकि H ज्यादा। प्लस। समझ गए? अब आप बेस ऐड कर रहे हो तो धीरे धीरे H प्लस खत्म होता जाएगा, हाँ या ना? आसो। तो बताओ, कंडक्टिविटी शार्पली गिरेगी या होले होले गिरेगा? हौले हौले। बोलो, शार्पली गिरेगी या होले होले? तो जैसे हम बेस ऐड करते जाएंगे वैसे शार्पली ग्राफ डिक्रीज होगा। शार्पली होने की वजह क्या है बच्चों? दूसरा भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई साहब, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तुरंत कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि NaCl और H2O बन जाएगा। समझ गए? और वो पॉइंट अपना कौन सा कहलाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट। फिर क्या बचा है सॉल्यूशन में? अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अगेन कंडक्टिविटी शार्पली बढ़ जाएगी। तो ये शार्पली बढ़ गई। सभी को चमका? कैसे सोचते हैं, कैसे देखना है? क्लियर यस। है? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग का केस होगा तो शार्पली डिक्रीज, शार्पली इंक्रीज। अब सेकंड केस है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ, किसमें किसको ऐड कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा अब? अब ग्राफ तो के बोल एक्स दो। एक्सिस से। ग्राफ की एक्स एक्सिस से। तो ग्राफ की एक्स एक्सिस पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो अगेन वही कहानी, इनिशियली सॉल्यूशन में ये पड़ा हुआ है और इसमें ये ऐड करा जा रहा है। तो बताओ, इनिशियली कैसा इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक। वीक पड़ा है, तो बताओ ग्राफ डिक्रीज होगा होले होले या शार्पली? कंडक्टिविटी क्या होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब H प्लस की सप्लाई बहुत कम है, तो पहले थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम होगी इसकी।
कंपेरेटिवली उसके, हाँ या ना। फिर हाँ सर। जैसे ही हम NaOH डालेंगे तो एकदम से कंडक्टिविटी में राइज आएगा और इक्वलेंस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। बात समझ आ गई? ये मैंने आपको टाइट्रेशन में भी बताया था कि अगर जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो थोड़ा सा टिल्ट आता है सबसे पहले। आप देखना नोट्स खोल के तो आपको याद आएगा। ठीक है, तो अपने को क्या समझा यहाँ से? शार्पली बढ़ेगा, सॉरी शार्पली नहीं, होले होले बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग है, तो H+ की सप्लाई उतनी नहीं होगी जितनी HCl के केस में थी। फिर ठीक है बाद सर। में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा है तो शार्पली बढ़ जाएगा। कहानी समझ आ गई? हाँ सर। अब तीसरा केस है जब दोनों वीक होंगे, तो वही कहानी यहाँ से देख के पता लग जाएगा। यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ NH4OH। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो थोड़ा सा ग्राफ बनेगा, पहले कंडक्टिविटी स्लोली डिक्रीज होगी। फिर NH4OH डालेंगे तो एन सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा तो रिएक्शन एकदम से फॉरवर्ड भागेगी। फॉरवर्ड भागेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आयंस बनेंगे तो CH3CO- और NH4+ बनने लगा तो इक्वलेंस पॉइंट तक जाएगा। अब लास्ट में क्या हुआ बच्चों बताओ? सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ NH4OH। अब NH4OH कैसे टूटेगा? NH4+ प्लस OH-। तो बताओ यहाँ कौन सा आयन कॉमन हुआ? और कॉमन आयन होने की वजह से ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैक। और बैकवर्ड जाने की वजह से बच्चों बोलो कंडक्टिविटी क्या होगी? कांस्टेंट रह जाएगी। कांस्टेंट। चमका? हाँ सर। क्योंकि कोई आयन ही नहीं बनेंगे। आयन ही नहीं बनेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी जितनी थी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, अब देखो दो एसिड है एक बेस है, तो बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा बेस से? बोलो, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? बोलो। अरे भाई पढ़ना है आप लोगों को, क्या कर रहे हो? सर स्ट्रॉन्ग पे रिएक्ट करेगा ना? तो सारा HCl खत्म हो जाएगा तो शार्पली डिक्रीज होगी। फिर वीक के साथ रिएक्शन है तो होले होले बढ़ेगी। तो ये पहला इक्वलेंस पॉइंट किसके साथ? HCl के साथ। ये हाँ। किसके साथ? CH3COOH के साथ। फिर सॉल्यूशन में सिर्फ क्या पड़ा रहेगा? स्ट्रॉन्ग NaOH। NaOH। तो वापस से शार्पली बढ़ेगा ग्राफ। क्लियर है? हाँ सर। तो इस तरीके से ये कंडक्टिविटी के कंडक्टेंस होती है। ठीक है, अब लास्ट है ये स्पेशल केस है बच्चों, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? KCl में AgNO3 ऐड करा जा रहा है। KCl ऑलरेडी था, AgNO3 ऐड करा जा रहा है। तो क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा AgCl और KNO3। अब देखो बच्चों, ये तो टाइट्रेंट है जो ऊपर से ऐड करा जा रहा है, तो इस पे तो डिपेंड करने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो जितना अमाउंट डालोगे उतना ही आयन देगा। AgCl पे भी नहीं करेगा, बताओ क्यों? मैंने क्यों क्रॉस कर रखा है कि AgCl के आयंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बताओ क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिड है तो आयंस में टूटेगा नहीं, वेरी गुड। तो इसकी कंडक्टिविटी पे भी नहीं करेगा, तो इन दोनों पे नहीं कर रहा। फिर बचा क्या? KCl और KNO3। इसमें कौन से आयन अलग हैं? Cl- NO3-। तो Cl- से NO3- जब बना बच्चों, तो अपन ने देखा डेटा से, एक्सपेरिमेंटल डेटा से, कि भाई साहब Cl- और NO3- की तो कंडक्टिविटी सेम ही होती है। क्या होती है दोनों की कंडक्टिविटी? सेम। सेम तो होती। बताओ कंडक्टिविटी सेम है तो मतलब कंडक्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या शुरू में? नहीं, कांस्टेंट होगा। इसीलिए ग्राफ कांस्टेंट है। समझ गए? फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन में सिर्फ क्या पड़ा हुआ है? AgNO3।
तो AgNO3 जब टूटेगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, हाँ है ना, तो ग्राफ बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये दो प्रोसेस, दो रिएक्शंस हो जाएगी। सभी को चमका कंडक्टेंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हाँ सर। Yes, sir. सर बोलो। ये ऐसे पिछले स्लाइड पे जा सकते हो? हाँ जाते हैं। चलिए सेकंड स्टेप में समझाने मेरे को, यहाँ पे केसीएल जब खत्म हो गया एजीएनओ3 कैसे रिएक्ट किया, हमने और डाला अरे के ऊपर से। अरे रिएक्ट तो भाई वो तो डाल ही रहे ना। लेकिन फिर टाइट्रेट, स्टार्टिंग में क्यों नहीं, स्टार्टिंग में रिएक्ट नहीं किया था ना उसने? अरे तो स्टार्टिंग में डाल रहे थे ना। अरे तो ओहो। जैसे तू डालता जा रहा था वैसे ये बनता जा रहा था, और हाँ, NO3 यहाँ से यहाँ आ रहा था। और फिर केसीएल खत्म होने के बाद सिर्फ वही रिएक्ट करा, हाँ समझा सर। और फिर जब KCl खत्म हो गया तो फिर वही बचेगा। हाँ ठीक है, समझा सर। समझे? हाँ सर। चलो आगे चलें। अब बैटरी पे पहुंच जाते हैं भाई, तुम्हारी बैटरी चार्ज कर देता हूँ। तो देखो भाई लोगों, बैटरी कितने, अच्छा एक क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना, ठीक है। बैटरी कितने टाइप की होती है बच्चों? दो टाइप की बैटरी होती है। कौन कौन सी? रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल, हाँ या ना? हाँ सर। तो बचपन में जब रिमोट कंट्रोल कार चलाते थे तो घर वाले परेशान हो जाते थे, इसीलिए वो क्या खरीद के लिए आते थे, सेल को रिचार्जेबल सेल से कन्वर्ट कर देते थे, और वो चार्ज करते रहते थे और तुम मजे से कार चलाते रहते। हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो, प्राइमरी बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी बोलते हैं रिचार्ज। दो टाइप की बैटरी होती है। अब नॉन रिचार्जेबल में अपने सिलेबस में है एक ड्राई लैक्लेंशे और एक मर्क्यूरी सेल। ये ड्राई सेल वही है जो आप लोग घर पे पेंसिल सेल यूज करते हो, और ये मर्क्यूरी सेल वही है जो आपके घड़ियों में होता है। समझ गए? हाँ सर। अच्छा, सेकेंडरी है रिचार्जेबल। रिचार्जेबल है आपका लेड स्टोरेज, जो आपके इन्वर्टर की बैटरी होती है, ऐसा समझिए। और दूसरा है फ्यूल सेल, मतलब किसी को आग लगा के किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फ्यूल सेल बोल दिया। आगे चले। सर फिर लिथियम आयन से भी रिचार्जेबल में आता है ना, फिर ये वो क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वो अभी की बैटरीज है, ये तो बुक तो पुरानी बनी हुई है ना। ओह, ठीक है सर। समझ गए? हाँ सर। चलो, तो सबसे पहले है अपनी प्राइमरी सेल्स, दैट इज ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। अब देखो बच्चों, इसमें क्या याद रखना है, तो मैं आपको सीधा काम की चीज पे ले आता हूँ, पहले समझा देता हूँ मुद्दे की बात। तो देखो सेल क्या है, कौन सा है, पहला ड्राई सेल है। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, फिर एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाता है। तो ये टेबल तो आपको रटी हुई होनी चाहिए सबसे पहले। मेनली इससे शॉर्ट नोट्स आएंगे आपको बोर्ड्स में भी। बात समझ आ गई? अब दूसरा मर्क्यूरी सेल है, तो उसके एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो ये टेबल अपने को पूरी रटी होनी चाहिए। अगर ये टेबल याद है तो इससे आप कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट तो लिख दोगे, अगर कोई सेल के ऊपर लिखने के लिए आता है तो। अब अपन वापस चलते हैं, अब डिटेल में समझ लेते हैं चीजों को क्या कहते हैं ये। तो सबसे पहले अपना है कौन सा सेल है, ड्राई सेल है। ड्राई सेल है तो देखो अभी आपको दिखाया था, एनोड जिंक का होता है, कैथोड पे MnO2 लिया जाता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। ये सेल है जो आपको दिख रहा है, बीच में कार्बन की रॉड है, आजू बाजू MnO2 कार्बन ब्लैक है, और जिंक से कवर करा जाता है इसको। तो जिंक आपका एनोड टर्मिनल की तरह काम करता है। अब इसमें क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या होता है,
मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसे ही जिंक +2 बनता है बच्चों, ये फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसका मतलब ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ ड्राई सेल में अमोनिया लिबरेट होगी या नहीं होगी? क्या बोलोगे? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज नॉट लिबरेटेड एज अ गैस बट इट कंबाइंस विद जिंक टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई सेल डू नॉट हैव इंडेफिनिट लाइफ as acidic NH4Cl corrodes the zinc। ये एसिडिक मीडियम है, ये जिंक को कोरोड करता जाता है इवन व्हेन नॉट इन यूज। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपका सेल थोड़ी टाइम पड़ा रह जाए तो वो लीक करने लग जाता है। किसी ने नोटिस करा है? हाँ सेल सर। लगा हाँ रहे और सर। यूज, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद तो वो लीक करने लग जाता है, ऑयली ऑयली जैसा भी हो जाता है अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रह जाए तो ये वही चीज बोल रहा है। और जो अपना ड्राई सेल होता है उसका पोटेंशियल इतना होता है, सही बात है। कहानी समझ आ गई ड्राई सेल की? अब नेक्स्ट है अपना मर्क्यूरी सेल। अब मर्क्यूरी सेल किससे मिलके बना है? तो अगेन एनोड और कैथोड दो टर्मिनल है। एनोड पे जिंक अमलगम लिया है, कैथोड पे मर्क्यूरी ऑक्साइड लिया है। मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट हमने KOH का लिया है एंड ZNO का लिया है, दैट इज बेसिक मीडियम लिया है। तो देखो यहाँ आपको बटन सेल दिखाया हुआ है, ये मर्क्यूरी सेल। अब इसकी क्या खास बात है बच्चों? तो चलो देख लेते हैं। ये 1.35 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब देखो, आपने जब देखा होगा तो कभी घड़ी वड़ी में इनमें ये सेल लीक नहीं करता। क्यों नहीं करता बच्चों? क्योंकि एक्चुअली इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। तो बताओ उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 1। 0। अच्छा 1। अरे डब्बा 1 लेते हैं ना प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का। हाँ हाँ। तो इसका मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी के भी। और जब किसी पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर ई सेल क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ वही लिखा है, एंड सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ as overall reaction does not involve any ion whose concentration changing during its lifetime। कहानी समझ आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निकल कैडमियम। अगर आप लोगों ने देखा हो, नोकिया के मोबाइल आते थे डब्बे जिनकी बैटरी निकल निकल के गिरती थी, उसमें हाँ निकल कैडमियम बैटरीज ही होती थी। याद है किसी को? याद है सर, खत्म भी होती नहीं कभी। ये रही निकल कैडमियम बैटरी। ये दिखा इन्होंने ऐसे रखी है अभी। सर ये तो वो गाड़ियों में होती थी। ये रही भाई, समझ गए? हाँ ये सर। निकल कैडमियम बैटरी होती थी मोबाइल के लिए। याद आ गई ये बैटरी देख के सभी को? यादें ताजा हो गई? यस सर। ये देख लो, ये नोकिया में ही डलती थी। चलिए, तो अब क्या होता है इसमें उसके बारे में समझ लेते हैं। तो वही कहानी बच्चों, एनोड पे क्या होता है? ये होता है। कैथोड पे, एनोड पे ये कैडमियम होता है, कैथोड पे ये होता है। तो निकल का होगा रिडक्शन, कैडमियम का होगा ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन है सेल। बेसिक कंडीशन लिया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी एक्वस KOH है। तो अगेन बताओ बच्चों क्या होगा? सॉलिड सॉलिड लिक्विड सॉलिड सॉलिड। तो बोलो समय के साथ क्या होगा? ई सेल कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? हाँ। समझ गए? ऐसे। चलो, अब नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल बच्चों क्या है? H2 और O2 को आग लगा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको फ्यूल सेल बोल दिया। अब ये कहाँ काम आती है तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट आर डेजिग्नेटेड टू कन्वर्ट फ्री एनर्जी फ्रॉम कंबशन of fuels such as hydrogen, carbon monoxide or methane directly into electrical energy are called fuel cells. One of the fuel cells used reaction of hydrogen with oxygen to form water.
अभी एक एग्जांपल दे रखा है अपोलो स्पेस प्रोग्राम का, जहां पे बच्चों वाटर जो बना था ना, तो साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में इसको कंडेंस करके पीने के काम लिया था। समझ गए? तो फ्यूल भी बन गया और कंडेंस करके पानी भी पी लिया, ऐसा। तो इन द सेल शोन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें ध्यान रखना। इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सब में मीडियम बेसिक ही है ऑलमोस्ट। Catalysts are incorporated in the electrode. The reactions are this and this. This cell runs continuously as long as reactants are supplied. सही बात है, जब तक गैस आती रहेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी, गैस बंद, एनर्जी सप्लाई बंद। तो ये क्या बोल रहा है? They are potentially more efficient than conventional method of generating electricity on large scale by burning hydrogen, carbon, etc. We expect 100% efficiency in fuels. So far, an efficiency of only 60-70% has been attained. सही बात है, कभी कोई सेल 100% एफिशिएंसी नहीं देगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी कभी एनर्जी किसी से आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। तो उसी एफिशिएंसी को निकालने का बच्चों ने फॉर्मूला दे रखा है, डेल जी बाय डेल एच इंटू 100। तो अगर एफिशिएंसी फ्यूल सेल कभी क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला यूज कर ले। ये आपको बता दिया। लास्ट में कोरोजन और रस्टिंग है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरोजन, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, जैसी चीज है इसको आप खुद से रीड कर लेना, शॉर्ट नोट आता है इस पे बोर्ड्स में, आएगा तो शॉर्ट नोट ही आएगा, वैसे आएगा नहीं। अब नेक्स्ट बचता है अपना सेकेंडरी और रिचार्जेबल सेल, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो बच्चों ये क्या होती है, तो आप लोगों को देख के समझ आ रहा होगा, ये अपने घर पे इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वही है, हाँ या ना? तो हाँ अब सर। देखो ये दो तरीके से काम करता है, ये डिस्चार्ज भी होती है और चार्ज भी होती है, हाँ या ना? तो जब डिस्चार्ज होगी बच्चों, तो ये कौन से सेल की तरह काम करता है? वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल कौन सा था? गैल्वेनिक सेल। समझ गए? वोल्टेइक सेल दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ गए? और जब चार्ज होगा तो बताओ किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अरे चमका सभी को, दोनों में अंतर समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। देखो यहाँ क्या होता है, तो एनोड पे लेड लिया जाता है, लेड का ऑक्सीडेशन होता है। अब वहीं पे बच्चों क्या है, एक्चुअली अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? ये रहा, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। समझ गए? जो आप लोग डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हो, याद आ रहा है? तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो Pb+2 बनता है वो तुरंत सल्फेट के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बना देता है। अब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन ये आई एनोड पे। ठीक है? सिमिलरली कैथोड पे भी रिएक्शन हो रही है। अब कैथोड पे क्या हो रही है, तो कैथोड पे PbO2 लिया जाता है। तो यहाँ अपने को समझ आ गया, यहाँ Pb सॉलिड है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो PbO2 का रिडक्शन होगा। तो अगेन वही कहानी बच्चों, जैसे Pb+2 बनता है वापस से उसका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये एनोड कैथोड पे रिएक्शन हो गई। अब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे तो डिस्चार्जिंग की ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, जो कटना होगा वो कट जाएगा, बाकी सब ऐड हो जाएगा। तो ये रही आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई, किसकी है ये? डिस्चार्जिंग की। अब सेम रिएक्शन चार्जिंग की होगी ऐसे ही। तो बताओ चार्जिंग में क्या हो जाएगा? पूरा उसका रिवर्स हो जाएगा जो डिस्चार्ज में हो रहा था, हाँ या ना? तो हाँ सर। यहाँ आपको फायदा है, एक याद रख लो और दूसरी में उल्टा कर देना। तो अब देखो जो कैथोड पे हो रही थी वो क्या होगी अब, तो ये वाली रिएक्शन अब कैथोड पे हो जाएगी और कैथोड वाली एनोड पे हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास चार्जिंग की रिएक्शन बनी हुई।
It is clear that H2SO4 is used up during charging discharging of the reaction. इसीलिए अपने को बार बार बाहर से डिस्टिल्ड वाटर डालते रहना पड़ता है। समझे नहीं समझे? तो कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, फर्जी सा, बताओ डिस्चार्जिंग में कौन से सेल की तरह काम कर रहा है और चार्जिंग में कौन से की तरह कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, चार्जिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह करता है और डिस्चार्जिंग में कैसे करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ठीक है। The discharging process storage is based on the principle of electrochemical cell, whereas charging process based on तो सभी को समझ आ गया? बैटरी सेक्शन क्लियर है? क्या करना है आपको, क्या पूछा जा सकता है? हाँ सर।